आज की पहली बहस का आज की बहस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में जारी घमासान पर होगी। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सीबीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है। आलोक वर्मा के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज की बहस का मुद्दा यही है कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई का अंजाम आखिर क्या होगा। क्या आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक के पद पर वापसी होगी? क्या कोर्ट सरकार के फैसले को खारिज करेगी? इसी मुद्दे पर पहली बहस में चर्चा के लिए मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हम उससे आपका तारुफ मैं करा देती हूं। नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता हैं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के नेता हैं, अकुश श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मौजूद है। तो आज बहुत ही खास होने वाली है पहली बहस। हमारी सहयोगी आंचल आनंद भी हमसे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई है। आंचल, अपडेट आपसे चाहेंगे। सुनवाई आप बता रही हैं कि शुरू हो चुकी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है शोभना, और खत्म भी हो चुकी है। मामला 29 नवंबर के लिए एडजर्न हो चुका है, लेकिन इस दौरान 5 मिनट की सुनवाई में जो हुआ है शोभना वो बहुत अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक नोट जो आलोक वर्मा के वकील हैं फली नरिमन को सौंपा। अक्रॉस द बेंच ये नोट सौंपा गया और उनसे कहा कि आलोक वर्मा के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। फिर उन्होंने ये कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। फली नरिमन ने नोट देखने के बाद कहा कि अनऑथराइज है, लेकिन वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। आज सुनवाई नहीं चाहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहते हुए सुनवाई नहीं चाहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हुए मामले की जो हियरिंग है वो आज के लिए एडजर्न हो गई है। लेकिन ये नोट जो दिया गया फली नरिमन को, आलोक वर्मा के वकील को, उनसे पूछा गया कि अब ये कागज देखने के बाद बताइए कि क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि फली नरिमन खुद हक्के बक्के से रह गए। वो अपना माइंड अप्लाई करना चाह रहे थे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ शोभना कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। वो नोट जानबूझ के अगर दिया जाता है फली नरिमन को फॉर हिज आइज ओनली, तो वो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आलोक वर्मा ने जो एलिगेशंस लगाई थी और जिन एलिगेशंस की बात हो रही थी सीबीसी की रिपोर्ट में, कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत अनकॉम्प्लीमेंट्री थी। कोई ऐसी चीजें बाहर निकल कर आई हैं। थोड़ा सा हालांकि अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, ये सीक्रेट कार्रवाई है, लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है 5 मिनट के अंदर अंदर और मामला आज एडजर्न करवा दिया गया, अगर इसको इस संदर्भ में देखा जाए कि कल खुद आलोक वर्मा मामले को एडजर्न कराना चाहते थे, वो और वक्त मांगना चाहते थे अपने मामले की सुनवाई के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि बात उनकी फेवर में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दाल में कुछ तो काला है। आंचल, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे। सीबीआई के ही एक डीआईजी भी कल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और कुछ ऐसी खबरें छनकर बाहर आ रही थी कि आज उनको भी कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया था। एमके सिन्हा उस सीबीआई के डीआईजी का नाम है, आंध्रा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उस पर आपसे अपडेट। शोभना, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, शोभना उस मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए ये मड स्लिंगिंग मैच चल रहा है। तो 2-3 बातें तो खुलकर सामने आ गई हैं कि सीबीआई जो भ्रष्टाचार को से निपटने के लिए बनाई गई थी, उसके अंदर खुद कितना भ्रष्टाचार है, कितने पॉलिटिकल दबाव के अंदर वो काम करती है। और जो सीबीआई को केज्ड पैरेट यानी कि तोता बुलाया गया था, तोते बहुत नॉइजी बर्ड्स होते हैं, जब वो शोर मचाने पे आते हैं तो किसी की सुनते नहीं है, और जो सीबीआई के तोते हैं अब एक दूसरे के खिलाफ ही शोर मचाते फिर रहे हैं। तो कल जो आरोप लगाए गए, एक और आरोपों का पुलिंदा खोला गया, ये सारे आरोप अभी लगेंगे। ये मडस्लिंगिंग मैच चल रहा है, लेकिन एक बात जो क्लियर उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि देखिए आलोक वर्मा की जो एलिगेशन थी और उनके ऊपर जो एलिगेशन थी वो एक सेपरेट मैटर है। वो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट आए, तो ये जो मडस्लिंगिंग मैच है उसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सीबीसी की इंक्वायरी और तमाम जो ए.के. पटनायक का नोट था उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी कि आलोक वर्मा के लिए फिर से रीइंस्टेटमेंट का रास्ता खुला हो सकता है, सिर्फ 2 महीने टर्म को पूरा होने में रह गए हैं, मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए मामले की एडजर्नमेंट। ठीक है दीपक सर, मैं 29 नवंबर सीधी बात जानना चाहता हूँ आपसे। 29 नवंबर की अगली डेट पड़ी आंचल, 2 डेट और पड़ गई तो फरवरी का वक्त आ जाएगा और आलोक वर्मा की रिटायरमेंट सामने होगी। बिल्कुल, सिर्फ 2 महीने ही टेन्योर के लिए रह गए हैं, तो ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद कोई रिलीफ भी मिल गया तो वो इनइफेक्टिव रिलीफ हुआ।
आपका मामला इन्फ्रक्चुअस हो चुका है, आप को ये एक भरोसा जरूर हो सकता है कि देखिए या आपको सांत्वना हो सकती है कि आप एक तरह से पाक साफ है अगर आलोक वर्मा प्रेस करना चाहे तो, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है हमें दीपक इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। ये मामला सिर्फ सीबीआई का नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग मैच में अब कन्वर्ट हो चुका है। वर्स्ट ऑफ ऑल सीबीआई अपनी जितनी भी भद पिटवा सकती थी और पिटवा रही है, उसके बाद सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए डेंट हो गई है। ऐसे में जो आज का घटनाक्रम है दीपक, क्योंकि ये सारा कुछ सीक्रेट डोमेन में हो रहा है, क्या रिपोर्ट्स के अंदर है और चीफ जस्टिस क्या कहना चाह रहे थे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जब चीफ जस्टिस ने, अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए, मैं कोर्ट में नहीं हूं क्योंकि मैं आपके साथ लाइव जुड़ी हूं, अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए, चीफ जस्टिस ने जब फली नरीमन के सामने कोई कागज रखा और ये कहा कि ये आलोक वर्मा आपके क्लाइंट के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, यानी कि कुछ ऐसी बात थी जो शायद आलोक वर्मा के फेवर में नहीं थी और वो आलोक वर्मा को शायद इस स्टेज के ऊपर दी भी नहीं जा सकती है, तो ये एक तरह से वकील के लिए हिंट होता है कि यू लीगली एडवाइज योर क्लाइंट प्रॉपरली, यानी कि ये भी है उनके खिलाफ। तो आप आगे बताइए कि क्या करना है। और ऐसी सूरत में एक शख्स के लिए सेफ एग्जिट या मतलब एक तरह से कहा जा सकता है बीच का रास्ता खोजने की कोशिश हो सकती है, या फिर इफ इट्स एन ऑल आउट वॉर, वो तो अभी हम देख ही रहे हैं कि पिछले एक महीने से 23 अक्टूबर को राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा को जब से छुट्टी पे भेजा गया है, इट हैज बीन एन ऑल आउट वॉर बिटवीन द सीबीआई नंबर 1 एंड नंबर 2। दीपक, आंचल, हम अटकलें करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि मीडिया का काम ही अटकलें करना होता है। अटकलों से हम खबर बनाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए हम विश्लेषण करते हैं, क्या हो सकता है उस पेपर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फली नरीमन को दिया है। क्या आलोक वर्मा के खिलाफ कोई सबूत, क्या राकेश अस्थाना के खिलाफ कोई सबूत, क्या कोई ऐसी नोटशीट जिसमें आलोक वर्मा खुद फंस रहे हो, क्या वो आलोक वर्मा को इशारों में कहना चाहते हैं कि आप इस केस से वापस हो जाएं, क्या हो सकता है। मेरिट आपके साथ नहीं है। देखिए नहीं, मेरे को यही लगता है कि देखिए अगर ये चीज आलोक वर्मा को, देखिए आलोक वर्मा को पिछली सुनवाई में सील्ड कवर में रिपोर्ट दे दी गई थी कि आपके खिलाफ ये मामले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2-3 बातें जो कही थी, ये भी कहा कि कुछ मामलों में ये रिपोर्ट आपकी फेवर में जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ में वेरी कॉम्प्लीमेंट्री है और कुछ आपके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट दे दी गई थी तो ऐसा क्या हुआ या क्या पनपा या क्या वो कागजात में है जो उभर कर सामने आया, जो सिर्फ फली नरीमन को दिया गया, वो आलोक वर्मा को पहले नहीं दिया गया है। और नंबर 2 डिडक्शन उसकी ये है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी वो कागजात पहले नहीं थे। अब इसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि कल जो एक और डीआईजी लेवल रैंक के अफसर थे, उन्होंने सीधे सीधे कहां पर मड स्लिंगिंग की, कहां पर निशाना बनाया, उन्होंने ना सिर्फ एक मंत्री बल्कि दीपक सर उसमें जो कोशिश की। जी ठीक है आंचल, अगर मैं आपको बताऊं तो जो डीआईजी ने जो अपनी जो पूरी रिट दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको मैंने पढ़ा था। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जब सीबीआई के डिप्टी एसपी के ऊपर रेड डाली गई उसके घर में, तो आलोक वर्मा साहब ने मना किया कि घर की जो तलाशी है वो मत लो, क्योंकि मेरे पास अजीत डोभाल का फोन आया है, ऐसा उस रिट में लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ उस रिट से इस कागज का जो आज फली नरीमन को सौंपा गया है कुछ रिलेशन हो सकता है? क्योंकि जो रिट उस डीआईजी ने लगाई है एमके सिन्हा ने, उसने आलोक वर्मा के ऊपर भी ये सीधा सीधा कहा है कि जो तमाम कैबिनेट सचिव थे, जो विधि सचिव थे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, वो सब लोग मिलकर इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और क्योंकि अब मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, तो आलोक वर्मा के ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं उंगली उठा दी है कि उन्होंने तलाशी लेने से रोका, उस डिप्टी एसपी के उसके फोन को जब्त करने से रोका। तो क्या उस मामले से हम इस पर्ची को लिंक कर सकते हैं? देखिए जो आज नोट फली नरीमन को दिया गया वो उसमें क्या है ये कोई नहीं जानता है। वो आलोक वर्मा खुद नहीं जानते हैं तो कोई और कैसे जानेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो नोट अगर चीफ जस्टिस ये कहकर दे रहे हैं कि आप खुद देख लीजिए, यू टेल अस व्हाट शुड बी डन, इट इफेक्टिवली मीन्स कि आप अपने जो क्लाइंट है उनको लीगली एडवाइस करें कि उनको क्या आप करना चाहिए। तीसरी बात ये कि कोर्ट बहुत डिस्टर्ब इस बात से भी नजर आया। फली नरीमन ने भी इस बात को कहने की कोशिश की कि बहुत सारी मीडिया में लीक्स हुई है, एक आध वेबसाइट के ऊपर सीवीसी की जो रिपोर्ट थी वो दी गई, और जो पब्लिक डोमेन में पहले छन कर खबरें आ रही थी कि आलोक वर्मा को लगभग क्लीन चिट मिल गई है, उनके खिलाफ कुछ सब्सटैंशियल नहीं है।
अब जो कल डेवलपमेंट हुई है, शोभना अपने पिटीशन में कोई कुछ भी कह सकता है, हालांकि ये फर्जरी का अपराध बनेगा अगर आपने गलत हलफनामा या गलत आरोप लगाए हैं, डेफेमेशन का केस भी बन सकता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो सब तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तो ये एक मड स्लिंगिंग मैच चल रहा है, मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला, आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला, मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कुछ और हो रही है। ये तो ये है, कहने वाली बात है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। लेकिन सच ये है कि आपकी सबकी नाव में छेद है, जो कि एक बड़ा सवाल है। ठीक है नवीन जी। जी हाँ दीपक, एक सवाल अजय उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूँ। अजय उपाध्याय जी, एक टेक्निकल एरर जो कांग्रेस पार्टी ने की है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आलोक वर्मा को हटाया गया तब आपने ये प्ली ली कि चूंकि वो सीबीआई पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहते थे इसलिए उनको हटा दिया गया, ली या नहीं ली? देखिए दीपक भाई, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ली या नहीं ली? पहले आपने जो टेक्निकल बात की है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि संस्थाओं का आरक्षण होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। पूछ रहा हूँ सीबीआई पर क्या क्या अजय उपाध्याय, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, आपने कहा था ना कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर करना चाहते थे आलोक वर्मा और उनको हटा दिया गया, छुट्टी पर भेज दिया गया। ये राहुल गांधी ने कहा था या नहीं कहा था? ये बताइए दीपक भाई, क्या ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इंक्वायरी नहीं थी? इतनी चीजें, इतनी लंबी फेरिस्त कैसे? मुझे बताइए, आपने कहा था कि नहीं कहा था? हो रही थी ना? नहीं, कौन सी इंक्वायरी हो रही थी? नीचे तक इंक्वायरी, कौन सी इंक्वायरी हो रही थी? कौन सी इंक्वायरी हो रही है? मैंने आरोप लगाया, कौन सी इंक्वायरी हो रही दीपक भाई सिर्फ 2 सेकंड हमको समय दीजिए। न मैंने आरोप लगाया जब विपक्षी पार्टी होने के नाते, न आप एक पत्रकार होने के नाते आरोप लगाया है। आरोप एमके शर्मा जो डीआईजी रैंक का अधिकारी है, शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देता है 2 मंत्रियों पर, अजित डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार है, इसके अलावा कानून सचिव पर, इस पर कोई चर्चा नहीं। क्या इतना अंधा चर्चा करेंगे? देश की संस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए अजय उपाध्याय जी। मोनोलॉग नहीं, मोनोलॉग नहीं अजय उपाध्याय जी, मोनोलॉग नहीं अजय उपाध्याय जी, मोनोलॉग नहीं। हथौड़ा मैं आपकी आवाज बंद कर दूं अजय जी, अजय जी, केवी चौधरी जी पर अजय जी, अजय जी, मोनोलॉग नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब, सवाल का जवाब। क्या आपने कहा था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर करने वाले? इंक्वायरी की तो शुरुआत हुई थी, इंक्वायरी वो तो खुद ही कहा अपने शपथ पर में आलोक वर्मा। क्या किसी की कंप्लेंट देने से इंक्वायरी शुरू हो जाती है? मुझे एक बात बताइए, हम तो उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसकी इंक्वायरी होती है नहीं होती है? नहीं होती है। तब तक राफेल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। आपके राहुल गांधी के पास इतना पॉलिटिकल और लीगल सेंस नहीं था कि वो दोनों का अंतर समझ सके। दीपक भाई, जरा आज एक डीआईजी के रैंक का अधिकारी, फिर आप बात घुमा रहे हैं, फिर आप बात घुमा रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी के पास इस बात का सेंस था क्या? आप चर्चा राहुल गांधी पर और सीबीआई पर होनी है, आप राहुल जी पर, आज राहुल जी पर कौन चर्चा है? भाई राहुल जी ने राफेल के बारे में बोला ना। अरे राफेल जसवंत सिन्हा जी हमारे नहीं है, इन्हीं के मंत्री हैं। चलिए ठीक है, अजय जी रुक जाइए। एसके सक्सेना, भाजपा के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, एक्स सीबीआई ऑफिसर है, रिटायर्ड सीबीआई। अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए, अजय जी खाली आप ही मत बोलिए सर, भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पे, रुक जाइए सर। एसके सक्सेना सीबीआई, एक्स सीबीआई ऑफिसर है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये कीचड़ में एकदम सब कुछ सन गया है और सीबीआई की छवि को भारी धक्का पहुंचा है, कैसे देख रहे हैं अब आप? क्योंकि नरीमन जो वकील हैं आलोक वर्मा के, उनको आज कोई पर्ची सौंपी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि अब आप इसको देख लीजिए, हमें क्या करना चाहिए? सक्सेना साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वर्ष 1971 से लगातार सीबीआई के अंदर कुछ ना कुछ, जब से इमरजेंसी लगी उसके बाद से इसके अंदर दखलंदाजी काफी प्रारंभ हुई, जिसकी जानकारी सभी अधिकारियों को है लगभग। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पूरे समाज में जो एक संस्था सीबीआई, जिसका पूरा नाम था पूरे देश में, विश्वसनीयता थी और उसके 3 बड़े पिलर थे, इंटीग्रिटी और उसके ऊपर इंडस्ट्री और बिल्कुल भी अनबाज्ड इम्पार्शियलिटी, 3 थे, III, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, तीनों के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये बातें जो अभी दबी छुपी रहती थी आज खुल के आई हैं, ये भी एक अच्छी बात है कि कोई भी अगर शरीर में रोग है और क्या सरकारों का दबाव है ये? इसको आप सरकारों की भी नाकामी मानते हैं क्या? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की, आप खुद सीबीआई में रहे हैं एक अधिकारी के तौर पर।
नाकामी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये ऊपर के स्तर के ऊपर जिस प्रकार से इसमें दुष्प्रभाव करके इसको दुष्प्रभावित करने का प्रयास लगातार किया गया और ये आज की सरकार में ये खुल के आया है, तो ये एक अच्छी बात है कि संस्थान की जो इम्पार्शियलिटी और इंडस्ट्री और इंटीग्रिटी है इसमें अब सुधार होगा। अच्छी बात है, रोग सामने आ गया है तो उसका इलाज होगा, लेकिन विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सीबीआई अपने काम से और उसके अधिकारी अपनी छवि से। ठीक है सक्सेना साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे हेडलाइंस के लिए पहली बहस में रुकना पड़ रहा है और बीजेपी के नेता हैं अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के नेता हैं कुश श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरी सहयोगी आंचल आनंद हमारे साथ मौजूद है और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, आपसे एक मिनट, आंचल कुछ हमें अपडेट देना चाहती है। जी आंचल। बिल्कुल शोभना, मैं सीधे आशीष सिन्हा के साथ सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आशीष अभी कोर्ट से पहुंचे। आशीष, दो बातें उभरकर सामने आई। पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताइए कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। देखिए, आज जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई की तरफ से 1-2 पन्नों का एक पेपर फली नरीमन को दिया गया, जिसपे सीबीआई ने साफ तौर पे कहा कि हम आपसे आलोक वर्मा के वकील के तौर पर बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीनियर मेंबर ऑफ द बार से हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सही है। उस लेटर को देखने के बाद, उस पेपर को देखने के बाद फली नरीमन ने कहा कि ये जो भी है ये बेहद डिस्टर्ब करने वाला है, परेशान करने वाला है। दूसरी अहम बात आंचल ये रही कि आज आलोक वर्मा की जो 2 वकील हैं, फली नरीमन और गोपाल शंकर नारायण, इनमें आपसी मतभेद भी आज अदालत के सामने देखने को मिले, क्योंकि फली नरीमन ने अदालत में साफ तौर पे कहा कि कल गोपाल शंकर नारायण ने जो समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम पूरी रात तैयार करती रही आलोक वर्मा का रिप्लाई और हमें मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला कि ये समय मांगा है, यानी गोपाल शंकर नारायण ने आलोक वर्मा वाले मामले में जवाब दाखिल करने के लिए आलोक वर्मा की तरफ से समय मांगा है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जवाब आपको आज ही दाखिल करना पड़ेगा और उसके बाद जवाब दाखिल हुआ था। दूसरी और जो सबसे अहम बात जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ वो ये है कि आखिर जो चीज सील कवर में थी और हमने साफ कहा था कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, सीबीआई की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में नहीं किया जा सकता, उस रिपोर्ट का कुछ भाग एक अंग्रेजी वेबसाइट के पास कैसे पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न यही था। सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाह रहा था कि आखिर ये हिस्सा, रिपोर्ट का जो हिस्सा है जो केवल आलोक वर्मा के पास है और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल के पास है, आखिर ये हिस्सा कैसे एक जो वेबसाइट है प्राइवेट। आशीष, तो मतलब कोर्ट बेहद नाराज था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आलोक वर्मा को उसी के वकील डुबा रहे हैं आप, कि आपस का झगड़ा इस तरह से सामने आ गया है। देखिए, जाहिर तौर पर जो फली एस नरीमन है, सीनियर एडवोकेट्स हैं, बार के सबसे इस समय पुराने सदस्यों में से एक हैं, और फली नरीमन अगर ये कहते हैं कि इस मामले में उन्हें नहीं बताया गया, तो जाहिर तौर पर गोपाल शंकर नारायण जिन्होंने फाइलिंग की है उनमें और फली नरीमन में नहीं बन रही है। लेकिन तभी कोर्ट ने कहा कि नन ऑफ यू डिजर्व अ हियरिंग और बिना सोचे मामले को एडजर्न कर दिया। देखिए, अपने कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि आप में से कोई भी हियरिंग डिजर्व नहीं करता। यहां पर हियरिंग डिजर्व ना करने का मतलब सीधा है कि वो पार्ट लीक हुआ कैसे। और दूसरी बात, कोर्ट ने यही कहा कि हम कोई रीजन नहीं देंगे। अमूमन जब कोर्ट हियरिंग टालता है तो रीजन देता है, यहां पर कोर्ट ने कहा हम रीजन नहीं देंगे, हम 29 को सुनेंगे। नोट में क्या हो सकता है, नंबर 1 जो आपको लगे, और जाहिर तौर पर उस नोट में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव है जो आलोक वर्मा की फेवर में नहीं जाता, कम से कम इतना माना जाए। देखिए, अंग्रेजी वेबसाइट पर यह नोट लगा है, नोट पब्लिश हुआ है, जिस पर सीबीआई ने तल्ख नाराजगी जाहिर की थी। चूंकि ये मामला कॉन्फिडेंशियल है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसका कोई भी हिस्सा पब्लिक डोमेन में नहीं उजागर किया जा सकता, तो लिहाजा उस नोट में क्या है इसे हम नहीं रिवील कर सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। लेकिन जो भी है, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज है कि हमारे आदेश के बाद ये लीक कैसे हुआ और सीधे सीधे ये अवमानना का मामला बनता है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन हम इतना तो मान सकते हैं ना कि कुछ ऐसी बात उस नोट में है जो आलोक वर्मा के फेवर में नहीं जाती है। देखिए, जो उस रिपोर्ट में है, फिलहाल मैंने उस रिपोर्ट को आंचल देखा नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। उसको किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये कोर्ट इस बात से नाराज था कि रिपोर्ट का अंश कैसे लीक हुआ। कोर्ट बार बार यही कह रहा था कि हमारा एक ऑर्डर था जिसमें हमने साफ गैग ऑर्डर किया था कि नन ऑफ द पार्टीज विल रिवील द फैक्ट्स, मतलब जो उसकी फैक्ट्स हैं जो उसके सील कवर रिपोर्ट्स में, उसको रिवील नहीं करेगा। तो आखिर ये रिवील कैसे हुआ, कोर्ट का कंसर्न ये था।
ठीक है आंचल जी। तो कुल मिला के एक पन्ने का जो नोट दिया गया उसमें क्या कुछ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा अंदाजा यही है कि वो आलोक वर्मा के लिए, उनके वकीलों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती है। ठीक है नवीन जी, अब आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आपको ये लग रहा था और हमें भी ऐसा लग रहा था कि सरकार के फैसले की फजीहत हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तसल्ली तो आज जरूर मिल रही होगी कि आपस में ही आलोक वर्मा के वकील लड़ गए हैं, या जो भी है फायदा कहीं ना कहीं आपको पहुंच रहा है, सरकार को पहुंच रहा है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा था उससे फजीहत सरकार की जरूर हो रही। पहली बात तो ये कि चाहे आलोक वर्मा के वकील लड़े या सीबीआई में सीबीआई के लोग जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इससे कोई भी खुश नहीं हो सकता, किसी को भी बेहतर नहीं लग सकता। लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं, बड़ी हालात यहाँ महत्वपूर्ण तक कैसे चीजें। पहुंच गए? मैं तो हालात बता रहा यहाँ हूं, तक आप कैसे सुनेंगे पहुंच तो गए? मैं बता आपकी चलूं। CBI का एक DIG भी काश पहुंच चुका है शोभना तो। जी, मुझे आप कांग्रेस से 10 सेकंड कम समय दे दीजिए अनइंटरप्ट, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत टेक्निकल बोलिए, विषय है, बोलिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बोलिए। पहली बात तो ये कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आलोक वर्मा जी ने आदेश नहीं दिए थे। वो कह रहे हैं एफिडेविट में कहा कि वो जांच करना चाह रहे थे, एक गलत बात। मैं टेक्निक छोटा छोटा बताता चलता हूं। दूसरा ये, सीबीआई डायरेक्टर कभी भी किसी कंप्लेनेंट से डायरेक्ट नहीं मिल सकता एज पर सीबीआई की जो ये कहां से आपने निकाला है? आपको बता ये दीजिए। आप कहां से आप निकाल नहीं रहे है हैं? तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं सीबीआई नाम से नहीं मिल सकता, कंप्लेनेंट एक से नहीं मिल यूनिट सकता। के हेड को पूरा अधिकार नहीं है भाई सीबीआई अगर कोई में, कंप्लेंट आपको किया- जानती है अरे दिल्ली सर, पुलिस आप नहीं रहने है, दीजिए, इससे सीबीआई में नहीं हो करूंगी। सकता। नहीं, दूसरी चलिए, बात, अच्छा, ठीक है, आगे तीसरी बात बढ़िए। सुनिए हाँ। महत्वपूर्ण, हाँ। कि अभी आपने कहा कि एक डीआईजी ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि उसके पास अजीत डावल के फोन आया है, आलोक वर्मा ने कहा कोई भी इंस्टीट्यूशन का हेड अपने एसपी रैंक के ऑफिसर से कहां से उसको डायरेक्शन, अगर आया भी है नहीं भी आया, प्रभु आपको उसके बारे में सलाम नहीं है। बता सकता। प्रभु आपको कभी नहीं सलाम बताया। है। मैंने जब कोई मैंने SP लंबे अलग समय तक अधिकारी इंस्टीट्यूशन को फील्ड में कवर होता किया, है, यूनिट इसलिए का बोल रहा हूं हेड मैं, कौन और करता मैं है? बड़ी आप प्रमाणित कहां से से बोल दखल रहा लेके आ रहे हूं। हैं? तीसरी मैं बात, इसको नहीं मानूंगी। तो आप मत मानिए, आप माने ना माने ये जरूरी नहीं है, देश की जनता जान रही है। विपक्ष कांग्रेस आपके- आरोप लगाती रहे तो सही है, और मैं बोलूं तो आप कह रहे नहीं नहीं, है। बिल्कुल आपको नहीं। मेरे वक्त कैसे मैं कर कांग्रेस सकता पे भी है? दीपक आप सर ने खूब काम आप किया है। जज की तरह ये फैसला आरोप मत आप हम करिए। पे मत आप सुन लगाइए। लीजिए पहले पूरी बात। हाँ। तीसरी बात, चौथी महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस लगातार सीबीआई का और उसके हर इशू को पॉलिटिसाइज कर रही है, और आपने इसके कर रहे? पॉलिटिसाइज करने के आपने कारण किया? दूसरे लोगों में, आपने पूरे नहीं देश किया? भर में संस्थानों का ही बदनाम, कांग्रेस इस देश के इंस्टीट्यूशन को, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम जज कर आपकी रही है, टेन्योर लोगों में के कई कानों में सामने आ जहर रहे बोलने का काम कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन नवीन हो जी, सकता है? नवीन कुमार जी हाँ। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए कि इस इंस्टीट्यूशन की ये हालत किसके कार्यकाल में हुई? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में? या आप बताइए कि सीबीआई की हालत किसके कार्यकाल में हुई? आज देश की किसके कार्यकाल में आज हुई? किसके कार्यकाल में हुई? मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर इस प्रकार के लोग निकल करके आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में क्यों निकल कर आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ये किसको पॉलिटिकल क्यों आ रहे फायदा हैं? हो रहा है? कौन पॉलिटिकल गेन कर रहा है? क्या कर रहा है? ये सब समझ लीजिए, क्या देश की जनता जान रही है क्या पॉलिटिकल फायदा कौन लेना चाहता है और क्यों लेना चाहता है। आज सबको मालूम है कि अगर सीबीआई का कोई आंध्र का अफसर जिसने कहा कि अपन सीबीआई को आधार जी, नौकरशाही का जो अपने कांग्रेस नाम से का कोई आईपीएस, नहीं है। कांग्रेस का एक आंध्र प्रदेश का आईपीएस अफसर अगर ये कहे कि सीबीआई में आरोप लगा, इसको ये मालूम है कि अपने स्टेट में वापस जा सकता है और ऐसे इंश्योरेंस वहां का चीफ मिनिस्टर दे दे तो क्या होगा? ये संवैधानिक संस्थाओं का पतन होगा, ये नहीं होना चाहिए। और मैं कांग्रेस से उसके सारे कहता हूं कि शांत हो जाइए, आप कम से कम लोगों के कानों में जहर मत कम बोलिए। से कम एक मिनट। शर्म करिए, कम से कम आपको तो शर्म आ नहीं सकती, इतनी शर्म आनी चाहिए आपको। आपने तो शर्म का लबादा भाजपा के पास कांग्रेस के पास है ही नहीं। चिल्ला के मत बोलिए। जोगिंदर सिंह को आपने भी रातों-रात हटाया था। कर्मचारियों की चाकूदारी कर रहे हैं। पंडित नेहरू के समय से आज तक चाकूदारी कर रहे शांत हो हैं। जाइए आप। हकीकत ये है आप दोनों बेशरम हैं। नहीं 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 शर्म यार, यार, आप आप बात कर रहे हैं। दीपक भाई, शर्म यार, आप पीछे आरोप नहीं है। लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आरोप लगा रही लगा रहा हूं। है। एक मैं सच की बात कर रहा हूं। अरे साहब आप भी सच्चे हैं, राहुल गांधी सच्चे हैं, एक व्यक्ति नहीं पता, एक मेयर होने लायक नहीं है कहीं, देश के प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। खराब है ये बड़े आप सोचिए पहले। किसके काम अरे किसके ये टेन्योर में बड़े- कहा गया? ये बड़े इनको नहीं पता। सीबीआई को अरे प्रभु का तो सुन लीजिए। टेन्योर में कहा गया। अरे अजय जी सुन लीजिए, प्रभु सुन लीजिए। नौकरशाही को आप नेताओं से कोई लेना देना नहीं होता है।
बहुत पढ़ाई लिखाई कर कर वो वहां तक पहुंचते हैं, परेशान करके रख दिया है। अतुल श्रीवास्तव जी, इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए एक मिनट, शांत हो जाइए। मुझे रुक जाइए, सुन लिया आपने। मुझे देश के पूर्व में रहे शासक और अभी वर्तमान में शासक में शर्म भी आती है और मुश्किल भी लगती है। ये पूरा नासूर बना दिया गया मामला। ये मैं विश करता हूं, ये कल्पना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस मंथन के बाद कुछ तो ऐसा निकले जिसमें चीजें उभर करके सामने ठीक से हों। निकलेगा अक्कू जी जो हालात बन गए उससे समुद्र नहीं होगा। ये विषय निकल रहा है, ये विष निकल रहा है, ये विषय निकल रहा है। सर, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी, एक मिनट अक्कू जी, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात पर हो रही है कि यही सीबीआई विश्व में जब कहीं भी कोई केस होता है तो यही सीबीआई हमें रिप्रेजेंट करती है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। और आज क्या हो रहा है वो सारे तमाम दुनिया के अखबारों में मुंह से जाकर के कौन सी जांच को करेंगे लोग? क्यों देखेंगे? जब इंटरपोल की मीटिंग के अंदर सीबीआई जाएगी तब उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? जब इंटरपोल के अंदर सीबीआई का चीफ जाएगा तब उसका क्या हाल होगा? क्या इंटरनेशनल रेपुटेशन रह जाएगी? और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया है। मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम पर इसे पिंजरे का तोता कहा गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी आप देख लीजिए सीबीआई का क्या हाल हो रहा है। खुलेआम फजीहत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मड स्लिगिंग हो रही है, एक दूसरे पर मट्टी फेंकी जा रही है, एक दूसरे पर कीचड़ फेंका जा रहा है और ये पूरी की पूरी संस्था पतन के कगार पर है। और नवीन जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए, एक आम हिंदुस्तानी के चश्मे से देखिए और देखिए कि ये संस्थाएं कहां जा रही हैं। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक हिंदुस्तानी के चश्मे से देखिए। मैं आप जानते हैं, मैंने सीधे आम नागरिक की परेशानी आप लोग समझ ही नहीं रहे आम हैं इस नागरिक की समय। तरह सुनता हूं और मेरा कहना यह है, कम से कम मैं बार बार कह रहा हूं, इसको पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है, इसका पॉलिटिकल गेन कौन ले रहा है? हर चीज का अर्थ निकाला जाता है। एक एफिडेविट अभी आपने कहा कि एफिडेविट दिया आलोक जी ने और वो एफिडेविट दिया कोर्ट में कि वो उसकी इंक्वायरी कर रहे थे राफेल की, इसलिए उनको हटा दिया गया। अब कहीं वो उस बात के सबूत नहीं है। दूसरे सुन लीजिए, वही एफिडेविट डीआईजी दे रहे हैं, वो डीआईजी कह रहे हैं कि उनका एक एफिडेविट उनको ऊपर से प्रेशर आया था इसको हटाने के लिए। तो क्या शपथ पत्र सत्य है क्या? अगर दोनों सत्य है, मुझे ये बता दीजिए नवीन जी, एक अधिकारी डीआईजी ने समझ में आता है वही अच्छा लगता है। कांग्रेस को अगर जो समझ में आए वही उसको अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा लगता है नहीं। उसको हर चीज में पॉलिटिक्स चाहिए और राजनीति करने के लिए आप साथ में करो भाई, आप जनता के मुद्दे में करो। इन परिश्रमों को क्यों बदनाम कर रहे हो? आज शपथ पत्र एक सही और एक गलत, ये कैसे हो सकता है? दोनों शपथ पत्र सही या गलत हो सकते हैं ना? कम से कम कांग्रेस की स्थिति है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस तरह अरे आप दोनों ने भ्रमित करके रख दिया है, देश को पागल करके रख दिया है। जब नहीं पता तो क्या आप लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए आपने इस्तेमाल किया है इन एजेंसियों का और आज नौबत यहां तक पहुंच गई है। दुनिया की एजेंसियां डेवलपमेंट कर रही है। अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है, उनकी एफबीआई देखिए और एक हमारे देश को देखिए। और ये सारा जो डिस्क्रेडिट है वो आप नेताओं को जाता है। नौकरशाही को इतना परेशान क्यों कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है? इस बात का जवाब दे दीजिए, क्यों कोर्ट को आना पड़ रहा है? क्यों नहीं सरकारें इतनी सक्षम है कि अधिकारियों के मनमुटाव मतभेद अपने पास ही आकर सॉल्व हो जाएं? सीबीसी को भी चपेट में ले लिया है, एनएसए को भी चपेट में ले लिया है। क्या लेना देना है एनएसए का सीबीआई से, मुझे ये समझा दीजिए आप। अजीत डोभाल क्यों फोन कर रहे हैं आलोक वर्मा को, ये समझा दीजिए आप मुझे, आपसे सवाल है। मेरे को बता दीजिए, अजीत डोभाल उसके कहने से आपने मान लिया कि फोन कर दिया अजीत डोभाल? एक अधिकारी है सर, वो भी एक जिम्मेदार अधिकारी है। उसके ऊपर डिफेमेशन का केस होगा अगर उसकी लिट में कुछ भी झूठ होगा तो फिर आपने उससे पहले जजमेंट कैसे दे दिया कि शपथ पत्र सही है गलत है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैंने वही कहा ना। पत्र भाई, शपथ पत्र का मतलब आप इतने टाइम क्राइम रिपोर्टिंग करें नवीन कुमार जी, आप समझते होंगे कि शपथ पत्र का मतलब क्या होता है? तो यही बता रहे हैं, झूठ लिखने के लिए नहीं होता है। शपथ पत्र पे जो लिखा जाता है उसके अंत में साइन होता है कि मैं अपने होशो हवास में लिखता हूं कि मैं जो कह रहा हूं अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कह रहा हूं। और जिम्मेदार अधिकारी है, नीति नॉलेज का अधिकारी है। 2 महीने में आपने उसको ट्रांसफर नागपुर कर दिया। मेरे को इस चलाने का मेरे को छोड़ दीजिए। नहीं नवीन जी, 2 महीने के अंदर आप एक अधिकारी को क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना इतना है, मुझे ये बताइए कि एक शपथ पत्र किसने दिया और कितना लैंग्वेज? देखिए, मेरे को आलोक वर्मा ने ये कहा था, उसने ये नहीं कहा, मुझे कहा कि अजीत डोभाल का फोन मेरे पास आया। आलोक वर्मा जस्टिफाई करें क्या उन्होंने कहा अजीत डोभाल से फोन आया था नहीं आया था एनएसए का? आलोक वर्मा से पूछ लिए, सही बोल रहे हैं गलत? जी
अब शपथ पत्र तो उन्होंने भी दिया था आलोक जी, इससे सवाल पहले ये नहीं है कोर्ट के अंदर सवाल कोर्ट के अंदर बिना शपथ पत्र के क्या कोई खड़ा होता है? एक पार्टी सही होती है, एक पार्टी गलत होती है, फिर भी शपथ पत्र देते हैं। लाना इनका काम क्या शपथ पत्र जो कोर्ट में जाता है वो शपथ पत्र देता है नहीं देता है? और उसके अंदर एक पार्टी सही होती है, अगर मैंडेटरी है, अगर वो मैंडेटरी है तो सही कौन सा कहते होने दीजिए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा, और कमाल है, जब भी जो कोई शपथ केस पत्र आपको होता सही है तो लगेगा आम वही आदमी बोलेंगे, की सही मांग है। होती है सीबीआई जांच हो। आज सीबीआई का जो क्या? क्रिमिनल है वो भी शपथ वो भी ऐसे दे रहा है। वही है जो सुन नवीन जाइए। कुमार चिल्ला रहे हैं। आज सीबीआई का हाल वैसा ही है जिस तरह से नवीन कुमार चिल्ला रहे हैं। लेकिन नवीन दीपक कुमार भाई- की जगह देश की जनता चिल्ला रही है। नवीन कुमार इसके फॉलोआउट को नहीं समझ पा रहे हैं, न ही अजय उपाध्याय जी इस बात की सीरियसनेस को समझ पा रहे हैं। मैं दोनों पर आरोप लगाता हूं, मुझे दोनों इस बात की वर्षों की बात सीरियसनेस करते थे, को 4 नहीं वर्षों समझ में पा क्या रहे हाल कर दिया हैं। देश जो का। बात है यही है कांग्रेस संवैधानिक और यही है संस्थाओं को भाजपा। गिराने की, संवैधानिक संस्थाओं को गिराने की जो ठीक है। बात नहीं, संस्थाओं को भाजपा। गिराने की, संवैधानिक संस्थाओं को गिराने की जो ठीक है, बात है, आंचल, हाँ जो हाँ आंचल बोलिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे साथ, हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष फटाफट अपडेट दें। देखिए, हियरिंग खत्म होने के बाद दीपक जी एक बार फिर से सीनियर वकील फली नरीमन कोर्ट में गए और उन्होंने सीजीआई से गुहार लगाई कि वो जब पूरा मैटर खत्म हो जाए, यानी एंड ऑफ द बोर्ड, वो कोर्ट के सामने कुछ मेंशन करना चाहते हैं, कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने सहमति जता दी। यानी जो ये पूरा आज ड्रामा हुआ है आलोक वर्मा के एडवोकेट्स के बीच में, वो फिलहाल थमा नहीं है। जब इस पूरे यानी कोर्ट नंबर 1 की जब पूरे मामलों की सुनवाई पूरी हो जाएगी तो फली नरीमन एक बार फिर से कोर्ट के सामने होंगे और वो अपनी बात एक बार फिर से कोर्ट के सामने रखेंगे। आज आसान भाषा में समझा जाए तो अगर 40-50 मैटर्स चीफ जस्टिस के कोर्ट में रहते हैं आशीष, तो कितने बजे हियरिंग एक्सपेक्ट की जाए? देखिए, मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में ये हियरिंग एक्सपेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ से पहले ही आजकल सीजीआई जो है वो सारे मामलों का निपटारा कर देते हैं। तो उम्मीद यही है कि 1 बजे से पहले फली नरीमन एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश होंगे और जो अपनी बात रखना चाहते हैं खुलकर अपने कोर्ट में रखेंगे। ठीक है, आंचल। हियरिंग के दौरान फली नरीमन रहेंगे, इसका मतलब अटॉर्नी जनरल और दूसरी साइड के दूसरे पक्ष के भी वकीलों को एडवांस नोटिस रहेगा? देखिए, लीगल जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि जब दूसरा कोई एडवोकेट है कुछ मेंशन करता है तो कंसर्न जो पार्टियां ठीक होती है, हैं आंचल। उनको सर्व किया जाता है कि हम मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है दीपक जी, रायता पूरी तरह से फैल चुका है, इसके लिए एक ही कहावत है कि रायता फैल गया है, क्या कहेंगे आप? रायता पूरी तरह से फैल गया है और मेरा ये कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो स्थिति की गंभीरता को समझने में असमर्थ है। सबसे पहली बात, ये हालात आखिरकार पैदा क्यों हुए, ये हालात आखिरकार इस तरह से बने क्यों, ये हालात इस तरह से बागी क्यों हो गए, ये हालात अगर इस तरह से बन रहे थे तो डीओपीटी ने क्या किया, सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के टच में रहता है, उसने क्या किया, साथ ही साथ जो सीवीसी है उसने क्या किया, क्योंकि सीवीसी के पास जो है चिट्ठियां लगातार पहुंचती जा रही थी, राकेश अस्थाना की गई, आलोक वर्मा की गई, तो सीबीआई उन चिट्ठियों पर क्यों, सीवीसी उन चिट्ठियों पर क्यों बैठी रही, ये भी एक बहुत बड़े सवाल है। तो यहाँ पर सवाल जो खड़े होंगे वो संस्थाओं के लिए होंगे। अगर सीवीसी को अपनी रिपोर्ट देनी थी तो ए.के. पटनायक ने अपना एक नोट क्यों दिया साथ में, क्योंकि ए.के. पटनायक उस रिपोर्ट के अंदर शामिल थे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो सवाल खड़ी करते हैं और सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल संस्थाओं की इज्जत से जुड़े हुए हैं और आम नागरिक के लिए ये कहना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं इस केस की सीबीआई जांच चाहता हूं। बिल्कुल, वैसे सर, कुछ राज्यों ने तो बैन कर दिया, गरिमा खराब हो रही है, राज्यों ने तो बैन कर दिया। बिल्कुल, पद की गरिमा खराब कर दी, पद की गरिमा खराब कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ सीवीसी के ऊपर भी एलिगेशन लग गया है, सर की सना सतीश के साथ घर पे मुलाकात हुई है ना, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या हालत? ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं, एक सवाल का जवाब एक सवाल का जवाब इन्होंने पूछा कि सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री, ये तीन मिलते हैं, जो अपॉइंट करते हैं। दूसरा हाँ, ये ठीक है, ये स्वायत्त एजेंसी माना, तो एकाएक सरकार ने इन दोनों को ट्रांसफर क्यों कर दिया, बिना इनसे पूछे, बिना लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछे? इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी इन तीनों के संस्थान सरकार को अगर फैसला लेना था, सरकार को अगर फैसला लेना था तो ये उसकी मोरल बाइंडिंग की मोरल बाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, मोरल बाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन से पूछना था। संविधान के अनुसार सीवीसी की डायरेक्शन पर रिकमेंडेशन पर बड़े दुख की बात है कि आज हमारा देश 70 साल आजादी के हो गए और आज हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारी संस्थाओं के ऊपर उंगली उठने लगी है, हमारे संवैधानिक पदों के ऊपर उंगली उठने लगी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बहस में